विचार आते हैं लिखते समय नहीं, बोझ ढोते वक्त पीठ पर, सर पर उठाते समय भार, परिश्रम करते हुए। चांद उगता है और पानी में झिलमिलाने लगता है, हृदय के पानी में। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। साहित्य में सृजन से भरे विचार और विचारों से भरा सृजन साहित्य की नींव है और इसी नींव पर खड़ी है साहित्य की इमारत। इसी इमारत की एक सुंदर खिड़की है साहित्य की, जिसके माध्यम से कभी हम अपने भीतर झांकते हैं तो कभी जीवन के भीतर। कभी कोई किताब खुद अपनी कहानी कहती है तो कभी आपको हम लिए चलते हैं किताबों की दुनिया में। तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ विशेष है इस सप्ताह साहित्यिकी में। जीवन यात्रा में आज मिलेंगे वरिष्ठ साहित्यकार और कवि श्री सुरेश ऋतुपर्ण जी से। पुस्तक चर्चा में आज किताब आएगी गुरु नानक जी पर और किताबों की दुनिया में आपको लिए चलेंगे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, सरोजनी नगर। भूल है समझना कि वसंत के पास ही है रंगों का एकाधिकार। पतझड़ ने भी पाया है प्रकृति माँ से रंगों का उत्तराधिकार। जो जीवन को समग्रता में देखता है उसे वसंत से भी उतना ही प्यार होता है जितना पतझड़ से होता है। और आज जीवन यात्रा में आपकी मुलाकात एक ऐसे ही साहित्यकार, एक ऐसे ही कवि से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने जीवन की समग्रता से, उसकी सुंदरता से प्रेम किया है। जिसे उजाले से प्रेम है तो अंधियारे से भी उतना ही लगाव है। आइए जीवन यात्रा में आज मिलते हैं वरिष्ठ साहित्यकार, कवि और एक बेहतरीन फोटोग्राफर डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण जी से। आज जीवन यात्रा में अपनी लेखन यात्रा हमारे साथ साझा करने के लिए हैं वरिष्ठ साहित्यकार, एक उत्कृष्ट कवि, एक बेहतरीन फोटोग्राफर और जीवन से टूटकर प्रेम करने वाले लेखक, कवि, साहित्यकार डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन यात्रा में। नमस्कार डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण, आपकी लेखन यात्रा कब से शुरू हुई? ये सवाल पहला सवाल होना चाहिए, लेकिन आप मथुरा से हैं तो वो बचपन बड़ा ख़ास रहा होगा, उसकी कुछ झलकियाँ हम तक पहुँचे। मथुरा में जन्म लिया मैंने और आजकल मैं द्वारका में रहता हूँ। तो बहुत लोग पूछते हैं कि आपका कहाँ से शुरू हुआ, क्या हुआ, तो मैं तक मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि रही और वो अंत में जाके द्वारका में बस गए। मेरी भी वही नियति है। मथुरा में मैं एक बहुत सामान्य से परिवार में मेरा जन्म हुआ था, कोई साहित्यकार उसमें नहीं था। मेरे बाबा मथुरा शहर के एक प्रसिद्ध हलवाई थे और मैं मलाई के लड्डू खाने के लालच में स्कूल जाने से पहले दुकान जाता था। तो एक बार मेरे बाबा बोले कि ज़रा गोडाउन में से कुछ रद्दी निकाल करके ले आओ, तब लड्डू दूंगा। मैं गोडाउन में गया तो मैंने वहाँ बहुत सुंदर सुंदर पत्रिकाएँ बच्चों की सब देखी। तब मैं चौथी क्लास में पढ़ता था। तो मैं वहीं चीनी की बोरी पे बैठ करके पसीने पसीने होकर उन्हीं को देखता रहा। मेरे बाबा परेशान कि लड़का कहाँ गया। एनीवे, तो उन किताबों को जब मैंने उस कच्ची उम्र में देखा तो मेरे मन में एक ललक पैदा हुई उनको पढ़ने की, देखने की, समझने की। और शायद मेरे जो साहित्यिक संस्कार थे वो कहीं उसी के बीच में से निकले थे। तो देखा जाए तो असल में तो मेरी साहित्यिक यात्रा दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में आने के बाद शुरू हुई। तब मैंने साहित्यिक परिदृश्य को बहुत बारीकी से समझा। जो पहले लिखता था वो तो कवि सम्मेलनों की नकल भी होती थी। नीरज की कविता सुनी या निर्धन जी की कविता सुनी और उसकी नकल कविता में आ जाती थी। और गीतों की तरह से मैं लिखता था। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने मुक्तिबोध पढ़ा, धर्मवीर भारती पढ़े, गिरिजा कुमार माथुर पढ़े, अज्ञेय को पढ़ा। और तब अचानक लगा कि ये कुछ नया मुहावरा है और हम जिस युग में रह रहे हैं उसमें ये आता है। तो कॉलेज में बहुत सारी कविता प्रतियोगिताएं हुआ करती थीं, उसमें मैंने भाग लेना शुरू किया। तो मुझे याद है कि उन कविता प्रतियोगिताओं के जो निर्णायक होते थे वो होते थे भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, कैलाश वाजपेयी, ये सब लोग होते थे। तो आईपी कॉलेज की कविता प्रतियोगिता थी। मैंने कविता सुना, इनाम तो नहीं मिला था, लेकिन इतना मुझे याद है कि भवानी भाई ने एक लड़की की कविता पे बड़ी दाद दी थी। उस लड़की की कविता में था कि कंडक्टर आकर पास पूछता है, क्या पास है आपके पास?
तो भवानी भाई को ये पास शब्द का जो अनुप्रासिक प्रयोग है बड़ा अच्छा लगा। तो धीरे धीरे फिर समझ में आया कि नया मुहावरा हमको करना है। और सन 1967 में मेरी एक कविता लिखी गई थी मेरे द्वारा, वो थी एक और मेघदूत। उससे मेरे लेखन की सही शुरुआत माननी चाहिए। और आज मैं आपको बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा कि आज जो इजराइल के युद्ध में हम जो दृश्य देख रहे हैं वो 67 में इजराइल के हवाई जहाज़ों ने काहिरा पे खड़े मेघ के एक स्क्वाड्रन को उड़ा दिया था जी। और उसकी प्रतिक्रिया में मेरे मन में एक सवाल उठा था कि ये जो काले बादल उड़ रहे हैं ये तो युद्ध का संदेशा ला रहे हैं, लेकिन हमारे कालिदास ने मेघदूत में उन काले बादलों से प्रेम का संदेशा भेजा था जी। तो मैंने एक कविता लिखी थी, मैं उसकी कुछ पंक्ति अगर याद आ जाती है मैं सुना देता हूँ, पूरी नहीं सुनाऊंगा। कहीं दूर से थके चले आते काले धुएं के बादल मुझसे आ लिपट जाते हैं, मेरा चेहरा भयाक्रांत सफ़ेद होता जाता है, मुझे लगने लगता है कालिदास झूठा था, कैसे ले जाते होंगे ये काले मेघ यक्ष का प्रेम संदेशा, कि ये काले बादल तो हर बार भय का ही संदेशा लाए हैं मेरे नाम। इस तरह से कविता लिखी थी। और हस्तिनापुर कॉलेज होता था जो आज मोतीलाल नेहरू कॉलेज है, उसमें कैलाश वाजपेयी पढ़ाते थे, उसकी कविता प्रतियोगिता में मैंने पढ़ा और मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। और दूसरे निर्णायक थे भारत भूषण अग्रवाल जो तार सप्तक के कवि थे। उस पहली जो मैंने कविता पढ़ी मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला, ट्रॉफी मिली, और उसी दिन मेरा नया नामकरण शुरू हुआ था ऋतुपर्ण। तो ये मेरा पेन नेम है, मैंने महाभारत की कहानियों से इसको लिया जी। और आज मैं ऋतुपर्ण नाम ही प्रयोग में लाता हूँ। आप कविताओं के साथ प्रयोग करते रहे, हमें पता है कि पहला आपका काव्य संग्रह 1980 में आया, लेकिन फिर एक लंबा गैप आया, एक 30 साल का अंतराल आया, लेकिन उस बीच निरंतर आप हिंदी भाषा की सेवा करते रहे, भारत के बाहर भी। वो एक समय जो आपने जापान में बिताया, अन्य देशों में बिताया, खासकर जापान की बात करें। सन 80 में जब मेरा ये कविता संग्रह आया था, उसके कुछ समय के बाद ही मुझे फिजी जाने का अवसर मिला। और फिजी में मैं प्रवासी भारतीयों के संपर्क में आया और उनके बीच में हिंदी के काम के महत्व को भी मैंने समझा और काम करने की इच्छा भी जागी। तो बहुत काम किया उनके लिए। उस काम का परिणाम ये हुआ कि सन 88 में भारत सरकार ने मुझे एक राजनयिक के रूप में ट्रिनिडाड एंड टोबैगो भेजा। वहाँ मेरा काम शिक्षा और संस्कृति का था, लेकिन उस देश में जाके मुझे पता चला कि यहाँ हिंदी पढ़ने के लिए लोग बहुत तरसते हैं और मैं तो डिप्लोमेसी के लिए आया हूँ। तो मैंने कहा कि डिप्लोमेसी अपनी जगह रखता हूँ, मैं चूँकि हिंदी का अध्यापक हूँ तो चलो हिंदी का भी काम करते हैं। तो मैंने अपने ही मिशन के अंदर हिंदी की कक्षाएं लगानी शुरू की जो अनौपचारिक थी, कोई भी आए करे, और वो 12 साल से 72 साल तक के लोग उसमें आते थे जी। और उनके साथ काम करने का अनुभव बहुत ही विलक्षण था, बहुत आनंद आया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं हिंदी की बड़ी कक्षाएं लेता था, MA तक पढ़ाता था, लेकिन उन लोगों के साथ आए पढ़ाने का जो आनंद था वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ जी। और उसमें भी कई प्रयोग किए, जैसे कि वे लोग हिंदी नहीं जानते, हिंदी से प्रेम करते हैं और जानना चाहते हैं, पुरखों की भाषा है। वहाँ हिंदी फिल्मी गीत बहुत गाए जाते हैं और इस कदर सुंदर तरीके से गाए जाते हैं कि आप ये सोच नहीं सकते कि इनको भाषा नहीं आती है, और उच्चारण वगैरह सब बहुत अच्छा, लेकिन अर्थ नहीं आता जी। तो जब ये क्लास में लोग आने लगे तो मैंने कहा अच्छा, हमारी क्लास का जो पाठ होगा वो फिल्मी गीत होंगे। ये सन में 88 की बात कर रहा हूँ, अब तो बहुत जगह हो रहा है कि जिन गीतों को आप पसंद करते हैं और अर्थ नहीं जानते हैं उनको क्लास में लाइए, पहली क्लास में दीजिए, अगली क्लास में हम उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो मैंने उन पाठों के सहारे उनको हिंदी पढ़ाई और उनकी रुचि बनी रही आखिर तक। आज भी मैं 30 साल बाद भी ट्रिनिडाड अगर जाता हूँ और वो सारे लोग बड़े बड़े हो गए हैं, मिल जाएंगे तो कहेंगे चलिए सर पिकनिक पे चलते, और समुद्र किनारे बैठकर वही डायरी निकाल कर उन गीतों को वो पढ़ते हैं। और वो गीत कौन से आपको जान के आश्चर्य होगा, वो गीत हमारे यहाँ कम सुनाई पड़ते हैं, जैसे आवाज़ दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, और चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, भैया मोरे राखी के बंधन को न भुलाना। और जो वहाँ का सबसे प्रसिद्ध गीत है वो है सुहानी रात ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे। पूरा देश पागल है इस गीत के लिए और उनको अर्थ नहीं मालूम है जी। फिर भी उनको अच्छा लगता है। और तो और बड़ी मज़ेदार बात आपको बताऊं, मैं जब बाद में मैं गया था एक बार ट्रिनिडाड में, तो बताया गया कि 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ गए थे,
तो जब वो उतर रहे थे हवाई जहाज़ से तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, तो गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए जो स्टील पेन नाम का एक वाद्य यंत्र है ट्रिनिडाद के लोगों का, उस पर यही धुन बज रही थी, सुहानी रात ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे। यानी कि वो भारत जो हमसे दूर हो गया वो आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो रचनाएं हैं वो जीवन की समग्रता की बात करती हैं कि उसमें पतझड़ है, उसमें बसंत है, अंधेरा है तो उजाला भी है। एक जो आपका काव्य संग्रह है अकेली गौरैया को देख, जो आपका पहला काव्य संग्रह है, किन भावों को संजोने की कोशिश की आपने? अकेली गौरैया देख मेरी 67 से लेकर के 77 तक के बीच की 10 साल की कविताओं का संग्रह है, और इसमें मेरी शुरुआती सारी कविताएं हैं जिनमें प्रेम है, जिसमें निराशा है, जिसमें अवसाद है, जिसमें विद्रोह भी है जी, जिसमें समाज के बहुत सारी चीज़ों के प्रति बहुत ही तीखी तलखी भरी प्रतिक्रिया भी है। तो उसकी एक अलग शेड है, 3 खंड हैं उसके, लेकिन उसकी जो शुरुआत है वो कैशोर्य जन्य प्रेम से ही होती है। तो जो अकेली गौरैया देख का शीर्षक मैंने दिया था वो एक मेरी कविता थी, अकेली गौरैया देख, जो धर्मयुग में छपी थी उस जमाने में सबसे पहले। वो कविता एकदम ऐसी है, कोई मेरा इंतज़ार करता है, शब्दों को अधरों में छिपाए जिनका संदर्भ मुझसे जुड़ा है, कोई मेरा इंतज़ार करता है। धूल भरी आंधियों के बाद बरसती रिमझिम बूंदों में कोई देर तक भीगता है, और एक मन ऐसा कि अब तक किसकी साहट में लिपटा है। हथेलियों में स्पर्श की गर्मी दबाए किसी का तन रह रह कांपता है, कोई मेरा इंतज़ार करता है। सूनी छत पर अकेली गौरैया देख, किसी की यादों में उदासी कौंधती है। तब आपने सुना होगा, मैंने सुनता था, छोटे छोटे बच्चे कहते थे 1 फॉर सोरो 2 फॉर जॉय, तो वहाँ से ये विम निकला। सूनी छत पर अकेली गौरैया देख, किसी की यादों में उदासी कौंधती है। अमंगल की कल्पना से सिहर सिहर कोई चेतना आशीर्वादों की अल्पना पूर्ति है। इस तरह की वो एक कविता थी। नानक नन्हे बने रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बहिजात हैं दूब खूब ही खूब। इस छोटी सी कविता के माध्यम से गुरु नानक जी ने हमें जीवन का कितना बड़ा दर्शन समझाया है कि ईश्वर हर छोटी बड़ी चीज़ में मौजूद है। तो आज पुस्तक चर्चा में एक ऐसी ही किताब आपके सामने आ रही है जो गुरु नानक जी के सत्कर्मों, सद्वचनों और आशीर्वाद से सजी हुई है। क्या कुछ विशेषताएं हैं इस पुस्तक की, बताने के लिए आ रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेश दर्पण जी। इस पुस्तक गुरु नानक का प्रकाशन विभाग ने किया है और इसका संपादन किया है फरहत परवीन ने। यूँ तो रस 9 होते हैं, लेकिन इस पुस्तक में 20 विद्वानों ने गुरु नानक के विचारों, आदर्शों और उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं का विवेचन किया है। यह पुस्तक इसलिए हर भारतीय को पढ़नी चाहिए कि गुरु नानक की आध्यात्मिक शिक्षाओं के आधार पर ही सिख धर्म की नींव पड़ी थी। यह पुस्तक सत्यनारायण सिन्हा की भाषा में गुरु नानक को गुरु, बाबा और शाह के रूप में देखती है। अधिकांश कथन गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक के हैं, लेकिन अनेक कथन ऐसे भी हैं जो 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच आए भारतीय संतों के वाणी से निकले हैं। इन्हें एकजुट कर गुरु नानक ने एक ऐसी शक्ल दी जिसने मानवता को एक नई दिशा दिखाई। पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने एक बार गुरु नानक पर एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। इस पुस्तक में उस भाषण को भी संग्रहित किया गया है और वो बताते हैं कि नानक जी की दृष्टि में गुरु के योग्य शिष्य की गुणवत्ता क्या है, कैसा होना चाहिए एक योग्य शिष्य। उसे सच्चा होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, घृणा से सदा दूर होना चाहिए और बुरी कामना से अलग रहकर उसमें सही और गलत की एक परख होनी चाहिए।
रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि कहते हैं कि गुरु नानक और भारतीय साधना को समझना बहुत ज़रूरी है। अंधविश्वासों से दूर रहने वाले गुरु नानक ने मानवता को ऐसी दशा और दिशा दी जिसमें खान पान और जीवन में अस्पृश्यता के लिए कोई जगह ही नहीं थी। इसीलिए गुरु नानक ने अपने मित्र परिचित लालों के घर में रोटी खाना ज़्यादा पसंद किया बनिस्बत एक बड़े धनवान के यहाँ। वो जानते हैं कि रोटी मेहनत से कमाई जाए तो असली रोटी होती है। हरनाम सिंह शान जैसे विद्वान का कहना है कि गुरु नानक पवित्र थे और उन्होंने पवित्रता की शिक्षा दी। उन्होंने प्यार किया और प्रेम की शिक्षा दी। उन्होंने विनम्र जीवन जिया और विनम्रता की शिक्षा दी। वो दिव्य थे और उन्होंने दिव्यता की शिक्षा दी। मनुष्य को मनुष्य से कुछ और ऊपर उठाने की शिक्षाएं गुरु नानक ने इस तरह से दी कि वी राघवन कहते हैं कि वो संगीत के भी ज्ञाता थे। उनकी वाणी में रागों का महत्वपूर्ण स्थान है। रचनाओं को राग के आधार पर गुरु नानक ने इस तरह से पिरोया कि आज भी भक्त उन्हें गाते हुए तन्मय हो जाते हैं। गुरुबचन सिंह तालिब कहते हैं कि शिक्षा की रूपरेखा क्या होनी चाहिए गुरु नानक ने बताई। नैतिक कर्तव्यों की प्रेरणा का पाठ मनुष्य को उन्होंने ऐसे समय में सिखाया जब मानवता दिग्भ्रमित हो रही थी। परशुराम चतुर्वेदी कहते हैं कि संत साहित्य में गुरु नानक का एक महत्वपूर्ण योगदान है। लोक समस्याओं के निदान की दृष्टि से गुरु नानक के वचनों का एक महत्वपूर्ण स्थान भारतीय समाज में हमेशा बना रहेगा। उन्होंने देश की तत्कालीन स्थितियों को समझा और मनुष्य को उनसे बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। S.K. रामचंद्र राव कहते हैं कि गुरु नानक का असल रूप एक सूफी का था। उनका कहना है कि जब एक कपड़ा मैला हो जाता है तो हम उसे साबुन से धोते हैं। जब मन पापों से दूषित हो जाता है तो उसे नाम के प्यार से खंगालना चाहिए ताकि वो साफ हो सके। अनेक अन्य विद्वानों ने भी इस पुस्तक में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इनमें प्रमुख हैं M.A. करंदीकर, जोत सिंह, राम के वेपा, जियालाल कौल, उज्जवल सिंह और शेर सिंह। इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें गुरु की वाणियों में से चुने हुए आदर्श उक्तियों को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इनमें हैं संत जो है वो बिना आराधना के ही धन्य रहता है, लेकिन चोर स्नान करने के बाद भी शुद्ध नहीं होता, वह चोर ही रहता है। गुरु नानक कहते थे कि केवल अपना पेट भरने की चिंता करने वाला व्यक्ति एक शापित जीवन जीता है। हमें दूसरों की भी फिक्र करनी चाहिए। गुरु नानक की यह पुस्तक हमें बताती है कि उनके आदर्शों, उनके विचारों और उनकी मान्यताओं को मनुष्य मात्र में एक ऐसा स्थान मिला है जिसे अपने जीवन में उतार कर हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आज जब समाज अलग अलग धाराओं में बंटने की ओर बढ़ रहा है, हमें गुरु नानक की वाणी से ये शिक्षा मिलती है कि हम मनुष्य को और बेहतर बनाएं और आपस में मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दें। ये पुस्तक हर पाठक को इसलिए पढ़नी चाहिए कि हमें ये पता लगे कि आज से इतने लंबे समय पहले गुरु नानक ने एक विपरीत समय में मनुष्य को जीवन जीने की सही दिशा कैसे प्रदान की। साहित्य की जहां पहुंच रही है आप तक किताबों की कहानी और संतों की बानी। और कबीर ने कहा है कि कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। हमारे दर्शन में गुरु की महिमा ईश्वर से ऊपर मानी गई है, क्योंकि गुरु हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। और किताबें भी तो हमारी गुरु ही हैं, जो अंधियारे से भरे दिनों में हमें उजाले की ओर ले जाती हैं। तो चलिए किताबों की दुनिया में आज आपको लिए चलते हैं सरोजिनी नगर स्थित दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। इस संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर अजीत कुमार बता रहे हैं क्या कुछ विशेषताएं हैं इस पुस्तकालय की।
Public Library was established in 1951 as a pilot project of UNESCO. And it was inaugurated by the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, on 27th October 1951. It is governed by the Delhi Public Library system and fully financed by the Ministry of Culture under the administrative control of Ministry of Culture. जहाँ तक इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात है, क्यों लाइब्रेरी बनाई गई, उसकी अगर हम बात करें, यह एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था, लोगों के दिमाग में ये एक परिकल्पना की गई थी कि इसे एक सोशियो कल्चर सेंटर के रूप में हम बनाएं, ताकि यहाँ पे लेक्चर्स, सेमिनार और बुक एग्जीबिशन का कार्यक्रम किया जा सके। जहाँ तक दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की ब्रांचेज की अगर हम बात करें, तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की 32 ब्रांचेज हैं जो पूरे दिल्ली के हर एक क्षेत्रों में कवर करते हैं। जोनल लाइब्रेरी सरोजनी नगर में है और इसके ब्रांचेज लाइब्रेरी 3 हैं, पटेल नगर, शादरा और अशोक विहार में है, और 18 इसके सब ब्रांचेज लाइब्रेरी हैं, और रेसेटलमेंट कॉलोनी लाइब्रेरीज भी हैं जिसकी संख्या 7 है। साथ ही एक इसकी कम्युनिटी सेंटर लाइब्रेरी लोधी स्टेट में है और ब्रेल लाइब्रेरी है, और लगभग मोबाइल लाइब्रेरी सर्विसेज 104 पॉइंट पे करते हैं। और आपको मैं बताऊं कि तिहाड़ जेल में भी हमारी लाइब्रेरी है। हमने ये अनुमान किया है, देखा है कि पुस्तकालय की जो मेंबरशिप है उसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और अभी हमने एक परिकल्पना, हमने एक गणना करी थी, उसमें ये पता चला कि लगभग 1,10,000 लोग मेंबर हैं इस लाइब्रेरी के, पुस्तकालय के, और पर डे एवरी डे अप्रॉक्स 3,500 लोग हमारे लाइब्रेरी को विजिट करते हैं। और जहाँ तक पुस्तकों की संग्रह की बात करें तो हमें ये दिखाया गया और हमें पता चला है कि लगभग 15,30,000 किताबें हैं। ये किताबें की अगर हम टॉपिक की बात करें तो चूँकि हमारे लाइब्रेरी के जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कुछ छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन सेक्शन हमारे पास है जिसमें किताबें फिक्शन है, कुछ किताबें स्टोरीज़ हैं, उनके कोर्स करिकुलम से रिलेटेड पुस्तकें हैं। उसी तरीके से अगर युवावस्था की बात करें, जिनके लिए पुस्तकालय में हमारे पास किताबें रखी गई है, बच्चे यहाँ आते हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई बैंक की तैयारी कर रहे हैं। अब पुस्तकालय तो सेवा ही होता है, सर्विस ही हम देते हैं, क्योंकि जो पुस्तकालय में लोग आते हैं तो उनकी सर्विसेज देना हमारा एक कर्तव्य बनता है। मैं आपको बताना प्राउडली आई विल टू से कि वी आर गिविंग द सर्विसेज टू द चिल्ड्रंस, मोबाइल लाइब्रेरी सर्विसेज एंड ब्रेल लाइब्रेरी सर्विसेज। हमारी संस्थान दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो कि 1951 में एस्टेब्लिश हुई थी, और 1953 से ही बहुत लंबा समय है कि मोबाइल लाइब्रेरी हमारे संस्थान में चलाई गई, जो कि काफ़ी दिन से चल रही है। और ये 8 ऐसी लाइब्रेरी है, बसेस हैं जो डिफरेंट कॉर्नर्स में जाती हैं, और ये 104 पॉइंट पर रुकती हैं। ब्रेल लाइब्रेरी सिस्टम एक, चूँकि हमने हर एक समुदाय के बच्चों के इंसान को लिया है, जो दिव्यांगजन है, जो आंखों से जिनको विजुअली इम्पेयर्ड है, उनके लिए हमने ब्रेल लाइब्रेरी सिस्टम स्थापित करी है, जो कि ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन है लोधी स्टेट के पास, वहाँ पे ये एस्टेब्लिश किया गया है। और इसमें हर एक चीज़ की सुविधा की गई, एक कम्प्लीटली IT इक्विप्ड सिस्टम है। जहाँ तक उसके कलेक्शन की बात करें तो वहाँ पे हमने क्या किए हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो ऑल ओवर इंडिया हैं में अवेलेबल है, वहाँ से रिसोर्सेज को लेके आते हैं, उसको रिप्लिकेट करके, डुप्लिकेट करके किताबों को वहाँ जिल्दबाजी की जाती है, और उनसे लोगों को हम बस के द्वारा इस यहाँ की जो किताबें हैं वो भी मोबाइल सर्विसेज में जाती हैं, और जो लोग 14 पॉइंट हैं दिल्ली में डिफरेंट प्लेसेस में, उसमें जाके उनको सुविधा दी जाती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी संख्या जो है इसके मेंबर्स की, वो लगभग 1500 से 2000 के बीच में उपस्थित है। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड a mission called National Mission on Libraries, and according to that provision, the Delhi Public Library has got approx 1.67 crore rupees for the development of the library. हम वहाँ एक ऐसे मॉडल लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं कि it will be just a community center, well equipped, well furnished, well all research scholars resources will be there. Not only that, what we are planning, we in the library we have the newspapers, rare collections, 100 years old collections there, gazettes there. The all information resources will be digitized and it will be available in the digital format, ताकि at a time our people can access across the all information without any barrier. और ये जो पब्लिक लाइब्रेरी की जो मॉडल हम बनाने जा रहे हैं, it will be the model for the not only for the Delhi, it will be the model for the all India. अब धरा के कागज पर बिखरेंगे केसरी आखर, शरद उड़ेलती आई हर सिंगार से भरी गागर। शरद ऋतु के आते ही ये धरा एक नव आलोक से दमकने लगती है।
मौसम बदलने लगता है, लेकिन साथ ही ये ऋतु हमें एहसास कराती है जीवन के सौंदर्य का। कुछ नया सिरजने के लिए, कुछ नया रचने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो आप भी शरद ऋतु के साथ न केवल प्रकृति की उपासना कीजिए, कुछ नया रचिए, बल्कि जीवन के सौंदर्य को महसूस कीजिए। और साहित्य के सौंदर्य को आप तक लेकर आते रहेंगे हम साहित्यिकी के माध्यम से। फिलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आप देख रहे हैं डीडी भारती।